मैंने आप लोगों से सुझाव मांगा, उसमें आपने मुझे कहा था कि हमें चाहिए महिलाओं के साथ राउंड टेबल, और खासकर आपने बोला था हमें दलित बहुजन महिलाओं के साथ राउंड टेबल चाहिए। आपको पेट्रियार्की दबाती है, डराती है, धमकाती है, कंट्रोल करती है। मिलकर इस पेट्रियार्की को खत्म करना है। स्मैश द पेट्रियार्की। तब तक आप ये नहीं कहेंगे कि ब्राह्मणवादी पितृसत्ता मुर्दाबाद, तब तक मैं नहीं समझती कि उस चीज का कोई आधार है। राहुल गांधी जी सुन रहे हैं आप अनीता जी की बात अगर सुन रहे हैं तो अक्सर चिंता इस बात की होती है कि ये बहुसंख्यकवाद की जो बहुत ही बदसूरत राजनीति है, ये जो दानव है, इससे बहुत जरूरी जो चिंताएं और बहुत जरूरी जो बहस होनी थी, यानी महिलाओं का समाज में स्थान क्या है, अल्पसंख्यकों का समाज में स्थान क्या है। आप अम्बेडकर की फोटो लगा लें, लेकिन अम्बेडकर की थॉट ना हो तो उससे क्या फायदा। जब आपके समाज में आप ही के लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई की जा रही हो, उनका शोषण किया जा रहा हो और आप मुंह बंद करके बैठे हुए हैं, तो ऐसी सीट का क्या फायदा। आज भी मुझे हर बार अपने बौद्धिक होने का प्रमाण देते रहना पड़ता। वो मुझ पर कभी भी आरोप कोई भी लगा सकता है कि ये दलित है, स्त्री है। मेरी इसके अलावे एक स्वतंत्र प्रोफेसर की आइडेंटिटी कोई मानने को तैयार नहीं। अगर द्रौपदी मुर्मू बैठी हैं और उन्हीं के समाज के लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है और वो चुप बैठी हैं, तो डेमोक्रेटिक पार्टियां हैं जो जनता की बात करती हैं, वो दलितों को आगे नहीं लाते। हमारे बाबा दिल्ली में आए और उन्होंने फिर यहाँ पे तमाम तरह के केले बेचे, घास का ठेका उठाया। मैं अपनी माँ के साथ निकलती थी तो जो गांव की जिम्मेदारनी थी वो पैर निकाल करके बैठ जाती थी ताकि लोग उनके पैर छू के जाए। हमारे यहाँ जो पढ़ाई का माहौल वो नहीं था कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, मैं इंजीनियर बन जाऊं या मैं टीचर बन जाऊं। लड़की इतना पढ़ ले उसका ब्याह हो जाए बस। नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में, इस खास राउंड टेबल में आपका स्वागत है। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे ये सुझाव दिया जब मैंने आपसे पूछा कि अगली राउंड टेबल हमें किसके साथ रखनी चाहिए, तो बहुत सारे लोगों के ईमेल आए और बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं सुन रही हूँ, मैं मन की बात नहीं करती, मैं हम सब की बात करती हूँ, जन की बात करती हूँ। मैंने आप लोगों से सुझाव मांगा, उसमें आपने मुझे कहा था कि हमें चाहिए महिलाओं के साथ राउंड टेबल, और ख़ासकर आपने बोला था हमें दलित बहुजन महिलाओं के साथ राउंड टेबल चाहिए। आपका आदेश हुआ, मैं आपके सामने पेश हो गई हूँ, यहाँ हाजिर हो गई हूँ। मेरे साथ कई खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। अक्सर चिंता इस बात की होती है कि ये बहुसंख्यकवाद की जो बहुत ही बदसूरत राजनीति है, ये जो दानव है, इससे बहुत ज़रूरी जो चिंताएं और बहुत ज़रूरी जो बहस होनी थी, यानी महिलाओं का समाज में स्थान क्या है, अल्पसंख्यकों का समाज में स्थान क्या है, वो लोग जो कि हाशिए पर रहे पिछले 75-80 साल में, उनको वापस जो सेंट्रल डिस्कोर्स है, राष्ट्रीय डिस्कोर्स है, उसमें लेकर आना है। क्या कर रहे हैं हमारे समाज के अलग अलग हिस्से, ये सब जानने के लिए मैंने इस नए गोल मेज़, कह सकते हैं गांधी जी के ज़माने में गोल मेज़ सम्मेलन हुआ करता था, ये राउंड टेबल डिस्कशन। मेरे साथ यहाँ पर 3 खास मेहमान और बेहद ख़ास मेहमान मौजूद हैं। हेमलता माहेश्वर हैं, प्रोफेसर हैं हिंदी की जामिया मिलिया इस्लामिया में। दूसरी खास मेहमान है अनीता भारती, प्रिंसिपल रह चुकी हैं। इसके अलावा एक्टिविस्ट हैं, जानी मानी राइटर हैं, और आप यकीन जानिए इतने सारे कार्यक्रमों को ये खुद ऑर्गेनाइज करती रहती हैं और ख़ुद बड़ी लो प्रोफाइल रहती हैं। तीसरी मेहमान डॉक्टर नीलम है, प्रोफेसर हैं लक्ष्मीबाई कॉलेज में और ख़ुद भी एक्टिविस्ट भी हैं, राइटर्स भी हैं। इन तीनों को मैं पढ़ती रही हूँ, सुनती रही हूँ, और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे स्टूडियो में यहाँ पर ये तीनों मौजूद हैं। और मौसम ऐसा है हेमलता जी की राहुल गांधी ने एक नया डिस्कोर्स छोड़ दिया है, और छोड़ भी दिया है, छेड़ भी दिया है, एक ऐसे दौर में जबकि लगता था कि पूरा 56 इंच के सीने की राजनीति हो रही है। महिलाएं हैं कहाँ? वो महिलाएं ही सिर्फ आगे बढ़ेंगी, उन्हीं की बात सुनी जाएगी, जो पितृसत्ता की हाँ में हाँ भरेंगी, जो इस पूरी मर्दवादी राजनीति से सहमत होंगी। लेकिन जो राहुल गांधी ने कहा कि पेट्रियार्की को आप कुचल दीजिए और महिलाओं का खुद पर पूरा अधिकार होना चाहिए, किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, हमेशा ही समाज 2 तरह से तो हमें दिखाई देता ही है। एक वो जो मीडिया के सामने है, एक वो जो मीडिया के पीछे है। परोक्ष और अपरोक्ष समाज। अब जिस समाज की हम पैदाइश हैं, उस समाज के पास एक लंबा संघर्ष है, और ये संघर्ष कोई आज का नहीं है। इस संघर्ष को हम बहुत पुराना 2500 वर्ष पहले का मानकर चलते हैं, जब
गौतम बुद्ध के समक्ष उनकी माता महाप्रजापति गौतमी ने 500 स्त्रियों के साथ अपनी प्रव्रज्या के लिए अनुमति मांगी थी। गौतम बुद्ध के साथ जो स्त्रियां थी, जो थेरियां थी, उन लोगों ने अपनी वॉइस रिकॉर्ड की थी। वो वॉइस मुझे लगता है कि विश्व का पहला डॉक्यूमेंट है जो स्त्री स्वतंत्रता की बात करता है। वो पितृसत्ता को भी गला मुर्केट देता है और ब्राह्मणवाद को भी उतनी ही जोर से अपने पैरों तले कुचल देता है। हमारी ट्रेनिंग वहां से है। तो उन थेरी गाथाओं के माध्यम से एक हम सिलसिला चलाते हैं और फिर धीरे धीरे जब बात बहुत आगे, हम ज्योतिबा फुले को देखते हैं, सावित्रीबाई फुले को देखते हैं, फातिमा शेख और उस्मान शेख जो अक्सर दलित और मुसलमान के बीच लड़ाई लड़ाने की सोचते हैं, ये हमारे सामने दो बहुत बड़े उदाहरण हैं जिनके सहयोग से स्त्री शिक्षा का आरंभ हो रहा है। ये दोनों एक दूसरे के समर्थन में, एक दूसरे के सहयोग से समाज को जागृत करने की दिशा में चल पड़ रहे हैं। कमाल की चीज है। इसके बाद अब चाहे सावित्रीबाई फुले का लेखन हो, ज्योतिबा फुले का लेखन हो, ताराबाई शिंदे का लेखन हो, मुक्ताबाई साल्वे का लेखन हो, ये सारी की सारी केवल उधर नहीं, मुझे तो लगता है कि हिंदी साहित्य को जैसे मैं पढ़ाती रही हूँ और अब जिस तरह से मैं देख रही हूँ कि स्त्रियों की आवाज को हिंदी के आलोचकों ने महत्वपूर्ण स्वीकार ही नहीं किया। ये षड्यंत्र हुआ उस आवाज के साथ कि चाहे वो सिद्ध स्त्रियां रही हों, चाहे वो भक्ति युग की स्त्रियां रही हों, चाहे वो रीति योगीन स्त्रियां रही हों, इन कवयित्रियों के लिए एक वाक्य कह दिया गया है कि इनकी आवाज कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए इसको कोर्स में नहीं रखा जाएगा। पर वो आवाज कह क्या रही है? आपके पितृसत्ता को वो आवाज चुनौती दे रही थी, आपसे ज्यादा संवेदनशील थी, आपसे अधिक भावना में और वैचारिकता में के साथ थी। उन आवाजों को आपने छोड़ दिया। ये मेरे लिए बड़ी परेशानी की बात हुई। तो हम लगातार अब इस पर काम कर रहे हैं कि वो जो छूटी हुई आवाजें हैं उन पर फिर से बातचीत लेकिन करना हेमलता जी शुरू हो। कि क्या जो छोटी आवाज थी, कल मैंने देखा सावित्रीबाई फुले की भी तस्वीर पुणे में राहुल गांधी ने लगाई हुई थी, क्या आपको नहीं लगता कि ये पॉलिटिकल डेयरिंग का मामला है? क्योंकि इससे किसी भी तरह एक तरह का जुआ था ये, क्योंकि जितना पितृसत्तात्मक समाज है, औरत के आज़ादी की आप बात कर रहे हैं इतने बड़े मंच से, बहुत सारे पुरुष तो नाराज भी हो गए होंगे। नहीं, देखिए कोई भी, मैं राहुल गांधी की यदि नाम लेकर के बात करूं तो दो तरह के नेता होते हैं, एक जो राजनेता है और एक जो समाज का नेता है। इन दोनों में अंतर है। राजनेता अपने पेट के लिए काम करेगा, पर समाज के लिए कोई सोच रहा है, वो देश को सोचेगा, वो समाज को सोचेगा, वो वैश्विक परिदृश्य में अपनी भूमिका तलाशेगा, अपने समाज को देखेगा। उसको यदि लग रहा है कि मैं मेरे अकेले के विकास से या मेरे आसपास के लोगों के विकास से देश का विकास नहीं हो सकता है, तो वो उन चीजों की, उन चुनौतियों को लेगा और निडरता के साथ लेगा। इसलिए महाराष्ट्र में ही नहीं, आप किसी भी तरह के प्रोटेस्ट में चले जाए। अब जिन जी के प्रोटेस्ट में आइए, क्या अंबेडकर के बगैर बात हो रही है? क्या किसानों के यहाँ ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले नहीं दिखाई दे रहे थे? ये वो आवाजें हैं जो समाज को बहुत आगे जाने की दिशा दे रही हैं। वो सिखा रही हैं कि समाज के लिए जरूरी क्या है। वो जो मतलब कि बहुत अच्छा एक वाक्य कहीं आया था कि हम यदि भारत को 3000 वर्ष पहले के समय से चलाना चाहेंगे, ये संभव नहीं है। आधुनिक भारत है, आधुनिक चुनौतियां हैं, आधुनिक समस्याएं हैं। उस आधुनिक समस्या को आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ एड्रेस किया जाएगा। और उस आधुनिकता में आप स्त्री को पीछे रखकर, दलित को पीछे रखकर, आदिवासी को पीछे रखकर, अल्पसंख्यकों को पीछे रख करके बात करना चाहेंगे तो वो समेकित समग्र विकास नहीं होगा। समग्र विकास के लिए हर एक की भागीदारी
महत्वपूर्ण है, इसलिए लोकतंत्र की बात हो जी रही, हाँ। इसलिए संविधान की बात हो अनीता जी, रही मैं है। आपकी तरफ आना चाहती हूँ। इससे पहले कि हम थोड़ा बैकग्राउंड में जाएं और 12 साल का लेखा जोखा देखें कि इस दौरान जो बहुत ज़रूरी विमर्श थे वो कितना पीछे छूट गए। जब ये चैनल 1 साल पहले मैंने शुरू किया था, तब दर्शकों से वादा किया था कि जो 65% लोग हैं जो इस सरकार और ख़ासकर इस पॉलिटिकल पार्टी को वोट नहीं देते, उनकी आवाज़ कहाँ है और वो कितना बिखर गए हैं। उनमें सबसे ज़्यादा बहुत ज़रूरी चीज़ों में से एक चीज़ ये भी थी कि महिलाओं की आवाज़, उसमें दलित महिलाओं की आवाज़, मुस्लिम महिलाओं की आवाज़, आदिवासी महिलाओं की आवाज़। जब राहुल गांधी के स्ट्रेचर का कोई आदमी, इतने बड़े कद का कोई आदमी, इतने बड़े प्लेटफॉर्म से जब मुद्दा उठाता है महिलाओं का, महिलाओं के उत्थान का, तो इस आप किस तरह से देखती हैं? मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने जो बोला और काफ़ी अच्छा बोला और गर्ल पावर की बात की, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वैचारिक चीज़ नहीं है वो। अच्छा। क्योंकि वैचारिक चीज़ जब होती है ना, तो आप जब पितृसत्ता कहते हो तो आपने जातिवादी पितृसत्ता नहीं कहा, नहीं कहा, ब्राह्मणवादी हाँ। पितृसत्ता नहीं कहा। इसका मतलब आपके दिमाग में जो पितृसत्ता की जो धारणा है, वो जो सामान्य पितृसत्ता की धारणा है कि पुरुष अत्याचार करता है, औरत सहती है। लेकिन जो हाशिए के समाज की औरतें, जो दलित औरतें हैं, जो मुस्लिम औरतें, जो आदिवासी औरतें, वो इस ब्राह्मणवादी समाज में कैसे दमित हैं, कैसे प्रताड़ित हैं, कैसे उन पे हिंसा होती है, सार्वजनिक सामाजिक हिंसा होती है। कहीं किसी चीज़ को लेके कहीं उनका बुर्का उघाड़ दिया जाएगा, या कहीं उनको जो है डायन कह के मार दिया जाएगा, या फिर कहीं उनको जो है मैला खिलाया जाएगा, या फिर नंगा घुमाया जाएगा, जैसे मणिपुर में हुआ। तो जब आप इस तरह की बातें नहीं, जब आपका कोई वैचारिक, ठीक है बात पितृसत्ता की बात है, क्योंकि वो तो हम हमेशा से ही करते आए हैं। जो हमारा पूरा नारीवाद है वो पितृसत्ता की बात करता है, लेकिन वो जातिवादी पितृसत्ता की बात, ब्राह्मणवादी पितृसत्ता की बात कभी भी नहीं करता। तो इसलिए हमारा मानना है कि जब भी आप ये एक लोक लुभावन चीज़ हो सकती है कि आप सावित्रीबाई फुले को रखें, आप फातिमा शेख को रखें, आप तमाम तरह के लोगों को रखें, लेकिन जब तक आप अपनी उसमें जब तक आप ये नहीं कहेंगे कि ब्राह्मणवादी पितृसत्ता मुर्दाबाद, तब तक मैं नहीं समझती कि उस चीज़ का कोई आधार है। राहुल गांधी जी, सुन रहे हैं आप अनीता जी की बात? अगर सुन रहे हैं तो आपका जो अगला इवेंट होना है, क्योंकि छात्रों की जो गूंज है, युवाओं की गूंज, वो सिर्फ अभी नहीं बल्कि कई दर्जन कार्यक्रम होने हैं। तो उम्मीद है कि आपके सलाहकार या आप नोट्स ले रहे होंगे अनीता जी की इस बात का। लेकिन अनीता जी, फिर भी मैं थोड़ा सा हमदर्दी के साथ बात करना चाहती हूँ इस दौर में, क्योंकि देखिए राहुल गांधी होना भी आसान नहीं है, अनीता भारती होना आसान नहीं है, आरफा खानम होना आसान नहीं है, उससे कई हज़ार गुना मुश्किल है राहुल गांधी होना। आप क्या इसको फिर भी एक अच्छी दिशा में एक कदम मानती हैं? बिल्कुल, वो तो मैं मानती हूँ। और देखिए इस समय जो राहुल गांधी जिस तरीके से काम करें, मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ। लेकिन जो मैं कहना चाह रही हूँ वो यही कह रही हूँ कि जब हम किसी वैचारिक आधार पे बात करते हैं तो वो एक अलग होती है। आप अम्बेडकर की फ़ोटो लगा लें, लेकिन अम्बेडकर की थॉट ना हो तो उससे क्या फ़ायदा, है ना? आप अम्बेडकर की या सावित्रीबाई फुले की, लेकिन उनके जो वैचारिक थॉट है कि हम कैसे इस जातिवाद को ख़त्म करेंगे। क्या किसी पार्टी ने आज तक ये अपने उसमें एजेंडा चलाया कि हम जातिवाद के खिलाफ एक पूरा प्रोग्राम चलाएंगे? ये आज़ादी के इतने साल बीत जाने पर भी, अभी हमने 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया, लेकिन किसी भी पार्टी ने ये एजेंडा नहीं रखा कि हम जाति के खिलाफ एक आंदोलन चलाएंगे जिसमें हम जाति को ख़त्म करेंगे। लेकिन उनके जब आप पॉलिटिकल भाषण सुनती हैं, हाँ। जब उसमें वो जाति जनगणना के लिए मजबूर कर दिया इस हाँ। सरकार को उन्होंने, या इस तरह से जब वो बात करते हैं एक इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की, तो हो सकता है, मैं कहती हूँ, आपके मयार पर या खरे ना उतर रहे हो, लेकिन जो मौजूदा हमारी पॉलिटिक्स है, क्या उसमें उस राजनीति को जो वो कर रहे हैं प्रगतिशील मानते हैं आप? नहीं, प्रगतिशील है, लेकिन मैं यहाँ पे बात ये कहना चाहती हूँ कि देखिए दलित महिला तो किसी का वोट बैंक नहीं है। कभी भी मैं, देखिए अगर पूरे पार्टी के किसी भी को घोषणा पत्र को उठा के देख ले, क्या उसमें कहीं दलित महिलाओं की लिखते बात नहीं, की कहीं गई है? नहीं, नहीं है, कहीं भी नहीं है। मैं इनफैक्ट ये कहती हूँ कि हमारे जो हाशिया समाज की औरतें, उनका जब मजाक उड़ाया जाता है, चाहे वो मायावती हो, चाहे राबड़ी देवी हो, चाहे इकरा हसन हो, कोई नहीं बोलता, कोई विरोध दर्ज नहीं करता। तो इसका मतलब मैं यही मानती हूँ कि जब आप वैचारिक रूप से सक्षम नहीं है, अगर आपके अंदर थोड़ी भी अम्बेडकरिज्म की फीलिंग है, सावित्रीबाई फुले को मानते हैं, तो आप इन चीज़ों को मानेंगे कि अन्याय किसी के साथ हो, अन्याय हो, है ना? तो लेकिन जो हमको
एक प्रिविलेज जाति के साथ जो होता है वो अन्याय दिख जाता है, लेकिन एक हाशिए के समाज के साथ जब उनके नेताओं के साथ भी जब होता है तो कोई मुंह खोल के नहीं बोलता है। ये हमारा अपना ये पूरा इतना एक्सपीरियंस है। हम जब देखते हैं अगर मैं कहूँ खैरलांजी जब कांड हुआ तो कौन आगे आया? दलित महिलाएं आगे आएंगी। या आज किसी अभी भी ये देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे को क्या बोला गया, कोई स्टेटमेंट आया है क्या? कोई खिलाफ एफआईआर हुई है क्या? क्या सड़कों पे लोग निकले हैं क्या? नहीं निकले ना। हालांकि उनकी पार्टी ने एक स्टैंड तो लिया, नहीं, उनके सबसे बड़े नेताओं ने भाई बोला, देखिए लेकिन कोई सड़क पे कोई नहीं ये आया। कोई छोटा मुद्दा नहीं है ना। आपके पार्टी इतने बुजुर्ग नेता, इतने प्रतिष्ठित नेता, इतना ज्यादा, फिर भी उनके लिए कोई ऐसा किसी भी कोई भी पार्टी उठा के एक तरह का एक्सेप्टेंस है, बहुत ही बदसूरत एक्सेप्टेंस। यही मैं कहना चाहती हूँ हो सकता है कि जाति के खिलाफ जो लोगों का एक सॉफ्ट रवैया है कि भाई ये तो चीजें हो जाएंगी। ये अंबेडकर के समय भी था कि भाई आजादी मिल जाने दो, हम बाद में बात कर लेंगे। ये अभी भी यही है कि हमें पावर में आने दो, हम बात कर लेंगे। तो पावर में आने से नहीं, हमको तो पहले चाहिए। आप चाहती हैं कि राहुल गांधी का यानी कि उनकी पार्टी का जब अगला मैनिफेस्टो लिखा जाए तो उसमें दलित महिला का एजेंडा होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। क्या कहना चाहिए उनको? देखिए मैं तो ये कहना चाहूंगी कि महिला आयोग है, लेकिन महिला आयोग में हम जानते हैं उसकी सच्चाई क्या है। दलित महिला आयोग चाहिए हमको। हमें जो है जितने भी ये जो आयोग बनते हैं या जो कमीशन बनते हैं, जो कमेटी बनते हैं अकादमी, उसमें हमें दलित महिलाओं का, हाशिए की औरतों का प्रतिनिधित्व चाहिए। और आज अगर हमारी महिलाएं कहीं पहुंची हैं तो अपने बलबूते पहुंची है, किसी भी सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया। आप मुझे बताइए कौन सी दलित महिला को राज्यसभा में या लोकसभा में भेज दिया? बिल्कुल नहीं। लेकिन नहीं, आप देख लीजिए, राष्ट्रपति बना दिया। राष्ट्रपति बना दिया, वो तो फिर उनका एक अलग तरीका है। वो कास्ट बेस नहीं है। वो कि जो कभी नहीं वो हुआ, एक वो हमने अब कर दिया। देखिए उनकी एक थिंकिंग के तहत जो आएगा वो बनेगा। मतलब द्रौपदी मुर्मू जी उनकी पार्टी की हैं तो वो उन्होंने बनाया, लेकिन एक अम्बेडकरवादी सचेत महिला जो अपने राइट के जो समाज में लड़ रही हो। हमारे सामने बहुत सारी ऐसी नेत्री हैं जो बहुत समय से दलित महिलाओं में काम कर रहे हैं, उनको क्या मौका मिला? लेकिन अनिता जी यहाँ तो किस्सा ही यही है कि एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है, इनको मुसलमान चाहिए जो मुस्लिम विरोधी हों, इनको दलित चाहिए जो दलित विरोधी हों, महिलाएं चाहिए महिला विरोधी हों। एक ऐसी राष्ट्रपति जो इतना बड़ा बड़ा जुल्म हो गया आदिवासी महिलाओं के साथ, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। जमीन छीने जा रही है उनकी, और महिलाओं के साथ जुल्म हो रहा है, सेक्सुअल वायलेंस हो रहा है, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। आप कुछ कह रही थी? जी, मैं ये कह रही थी कि बीजेपी ने चाहे मुस्लिम को बनाया हो, चाहे दलित को बनाया हो या आदिवासी को बनाया हो, इसमें वो केवल अपनी हिस्ट्री में दर्ज करने के लिए लोगों को इस तरह से पद ऑफर कर रहे हैं, पर ये पपेट की तरह काम करते हैं। ये इनके खिलाफ नहीं बोल पाते, इनके खिलाफ, ये अपने खिलाफ नहीं बोल पाते हैं। द्रौपदी मुर्मू हो या कोविंद साहब हो, ये सब किसी मंदिर में गए हैं तो उनके साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है। राम मंदिर हुआ, राष्ट्रपति कहाँ थी? तो इनको अपने प्रथम नागरिक होने की जो भान है, का जो अधिकार है, वो इनसे छीन लिया गया है। ये केवल एक मतलब इतिहास में दर्ज करने के लिए कि बीजेपी ने ये काम किया है। देखिए फिर भी मैं ये कहूंगी कि उन्होंने मौका तो दिया, बनाया कम से कम। मैं कम से कम बनाया। ये तो एक बात है कि लेकिन बनाया है उधर। पर फिर भी मैं ये कहूंगी कि ये केवल इतिहास में दर्ज करने के लिए। लेकिन नीता जी ये आपसे आपका एजेंडा भी छीन लेंगे ना। भाई जब पूरा आपको का उन्होंने पूरा बना एजेंडा दिया, देखिए, मतलब क्या हुआ? नहीं बनने का मतलब क्या हुआ? जब आपके समाज में आप ही के लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई की जा रही हो, उनका शोषण किया जा रहा हो और आप मुंह बंद करके बैठे हुए हैं, तो ऐसी सीट का क्या फायदा? अगर द्रौपदी मुर्मू बैठी हैं और उन्हीं के समाज के लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है और वो चुप बैठी हैं, वो मंदिर में जा रही हैं, मंदिर में जाने के लिए लालायित हैं और उनके साथ इस तरह का मतभेद हो रहा है कि उनको जाने नहीं दिया जा रहा है। और राष्ट्रपति अपने आप में एक बहुत बड़ा पावर होता है, प्रथम नागरिक है वो उस देश का, और जब पार्लियामेंट जब बना नया तो उन्हीं को नहीं जाने दिया गया। सबसे बड़ी विडंबना है। तो ऐसे लोगों का उस सीट पर जब वो आते हैं तो बल्कि वो उसी समाज के लिए खतरनाक होते हैं। एग्जैक्टली देखिए खतरनाक होते हैं। उसमें ये नहीं होता कि राष्ट्रपति बन गई तो सारी आदिवासी और दलित महिलाओं को लगेगा कि एक दिन हम भी बड़े पद पे पहुंच जाएंगे। नहीं। देखिए मैं ये सोचती हूँ कि आप एक डेमोक्रेटिक पार्टी से उम्मीद कर सकते हो, है ना, कि वो
जब बनाएंगे, लेकिन वो नहीं बनाते। प्रॉब्लम यहाँ ये है कांग्रेस ने कि 75 जो साल नहीं बनाया। डेमोक्रेटिक हाँ। पार्टियां हैं, जो जनता की बात करती हैं, वो दलितों को आगे नहीं लाते। और उनके तो भी ये दलित अपनी हाँ, तरह के दलित हाँ, होते हैं, उनके भी अपनी तरह के दलित हैं, जो कांग्रेस के दलित, उनकी बीजेपी के दलित, हाँ। हाँ, वो जो सब मुंह ये बंद करके प्रॉब्लम समाज के बैठे दलित हों, नहीं, हाँ, हाँ। समाज वाले उनको दलित नहीं चाहिए, उनको मुखर औरतें नहीं चाहिए। लेकिन जब बनाया गया था उनको राष्ट्रपति, तो खुशी हुई थी आपको? खुशी हुई थी, बहुत खुशी तो खुशी होगी। हुई। ये लगा कि हमारे समाज का कोई तो आया, लेकिन हम्म। आया और हमने जो उम्मीद रखी, आप उस उम्मीद पर अगर नहीं, आप शोषण के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, तो उस सीट का फायदा नहीं है, उस गद्दी का फायदा नहीं है। और इससे नुकसान क्या हुआ कि हम कहते हैं ना कि जो अन्याय हो रहा है और उसको लेकर अगर कोई जाता है और सोचता है कि इनको न्याय मिलेगा, बल्कि वहां न्याय और नहीं मिलता है। देखिए और तो ज्यादा नहीं मिलता, और बल्कि ज्यादा नहीं वो मिलता मुझे है। याद आ रहा है एक मिसाल कि अक्सर मेरा खुद का भी तजुर्बा रहा है कि अगर आप कहीं काम करने जा रहे हो और सरकारी कोई ऑफिस हो और उसमें गलती से अगर कोई मुस्लिम अधिकारी मिल गया, Yes. तो मुझे ये 100% गारंटी हो जाती है कि अब मेरा काम नहीं होगा। नहीं होगा, बिल्कुल क्योंकि वो इतना गिल्ट में अपने रहता है मुस्लिम अधिकारी, वो काम दूसरे मुसलमान का काम नहीं करेगा। वो दलित भी नहीं करेगा। वो दलित भी नहीं करेगा, मुझे- क्योंकि हाँ, वो दलित लेकिन के लिए नहीं लेकिन आया एक है। फर्क होगा, अगर वो अम्बेडकराइट दलित हाँ। होगा, उस सामाजिक कार्यकर्ता होगा, वो कर देगा आपका काम। पर वो घेरे में आ जाएगा और वो उसको अपनी कुर्सी बचानी है। और जहां कुर्सी का लालच आपके मन में आ गया, वो चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे मुसलमान हो, मुझे वो एक उनका नहीं रहेगा। मुझे एक बात यहाँ कहनी है कि आदिवासी की सबसे बड़ी पहचान क्या है? आदिवासी की सबसे बड़ी पहचान जल, जंगल, जमीन है। इस इतना, चाहे हसदेव कट रहा हो या वो एलिफेंट कॉरिडोर बन रहा हो, मणिपुर हो रहा हो, उड़ीसा हो रहा हो, बस्तर हो रहा हो, कहाँ किस जगह राष्ट्रपति जी ने बतौर आदिवासी उस आवाज को आइडेंटिफाई करते हुए कोई हस्तक्षेप किया हो? कोई भी हस्तक्षेप, मतलब आदिवासी के लिए तो ये सिद्ध है ना कि वो है तो जंगल बचा हुआ है। जंगल की सुरक्षा का दारोमदार आदिवासी के पास है। पर जब आप इस तरह से व्यवसायियों के हाथों में अपने देश को देने जा रहे हो, और यदि आप एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे हैं, तो आपके प्रथम नागरिक होने की जिम्मेदारी क्या है? हेमलता जी, आपको मालूम है अभी ये छत्तीसगढ़ की घटना है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, जहाँ पे आदिवासी लड़कियों को बाकायदा पुलिस के जरिए पीटा जा रहा था और वो वीडियो वायरल हो रहा था। मेरे दिल को इतनी तकलीफ पहुंची और मुझे पर्सनल लॉस का एहसास हुआ कि देखिए उसी समुदाय की लड़की है जिसकी प्रथम नागरिक, यानी राष्ट्रपति जिस देश में हो वहां दलित और बहुजन और आदिवासी लड़कियों के साथ ये सुलूक हो रहा है। और जो जब केवल इनको इतना ही नहीं, और जब जो- इनको राष्ट्रपति बनाया गया था, इंटरनेशनल हेडलाइंस लिखी थी इन्होंने कि भारत में जहां जाति इतनी प्रथा हो हजारों साल पुरानी, वहां सबसे निचले तबके की औरत को राष्ट्रपति बनाया गया। क्या हुआ उस आदिवासी समाज का? पर यही मेरा ये सवाल है, उस आदिवासी समाज का क्या हुआ? बल्कि बहुत बर्बर तरीके से उस क्षेत्र में ये लोग घुसे हैं। पूरी की पूरी बीजेपी, हसदेव इतना सुंदर क्षेत्र था, वो सारा का सारा और नष्ट सब हो कुछ गया। ये सारे कानून जो है राष्ट्रपति के सिग्नेचर से सिग्नेचर से signature होते से पास हैं। होते हैं। अभी मुझे बताइए, और याद आ रहा है, मणिपुर मुझे मणिपुर और में याद आप आ रहा देखिए, है, जो मुझे मणिपुर और में याद आ रहा है, महिला एक को मिनट, मुझे ये याद आ रहा है कि अभी छत्तीसगढ़ में कुछ लड़कियों को ये कहा गया कि ये हथियार छोड़ी हुई, नक्सल मूवमेंट को छोड़ करके आई हुई लड़कियां, और वो रैंप वॉक कर रही हैं, है ना? ये भी और फिर recognize उसके बाद, हाँ, और उसके बाद पता चला कि उन लड़कियों को पता ही नहीं था कि वहाँ आप रैंप हमको पे वहाँ ले जा रैंप रहे हैं वॉक उनको। करने ले जा रहे हो। हाँ। कितने षड्यंत्र हैं और किस इसके level का पास, किस exploitation लेवल का है। हम बिल्कुल, तो आप कुछ मतलब आपकी सच्चाई कुछ और है और आप मीडिया मैनेजमेंट किसी और तरीके से कर रहे आप हैं। मणिपुर का जिक्र करेंगे। जी। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि आदिवासी समाज की हमारी राष्ट्रपति है, और मणिपुर में जिस समय आप लोगों ने वो दृश्य देखा होगा, जी। आपके पैरों तले जमीन सरक गई कि जहाँ एक स्त्री को नंगा घुमाया जा रहा है। और ये तो उस समय की स्थिति याद आ गई कि जिस समय औरतों को जो है स्तन टैक्स देना पड़ता था, दलित औरतों को जो है वो नंगा घुमाया जाता था, उनको बिस्तर पर जबरदस्ती धकेल दिया जाता था। ये तो वो समय काल था। उस समय काल में आप ये देखिए कि बीजेपी की गवर्नमेंट हमें कहाँ लेकर जा रही है, ये तो हमें उसी 13वीं सदी की तरफ लेकर जा रही है। आपका उन्होंने
मुंह तो हमारा किधर चला गया है, 13वीं सदी में पीठ हमारी जो है वो उन्होंने आधुनिक युग में कर दी है। हम कहने के लिए आधुनिक बन गए हैं, लेकिन क्या हम वाकई में आधुनिक बन पाए हैं? क्या उन महिलाओं को आज भी, जैसे राहुल गांधी ने जब बात की, बहुत अच्छी बात है कि इस दौर में बात करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात और है। सवाल खड़ा करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन अच्छा, उन्होंने ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की नहीं कहा, नीता जी कह रही हैं। हाँ, लेकिन उन्होंने कुछ तो कहा, एक कुछ तो मिनट, कहा। नहीं, कुछ पर तो मुझे कहा, ऐसा लग उनको रहा बात है, पूरी हाँ, करने कुछ दीजिए। तो कहा। सबसे बड़ी बात कि जहां आपकी बात ही नहीं की जा रही है, महिलाओं की बात नहीं की जा रही है, दलितों की बात नहीं की जा रही है, मुसलमानों की बात नहीं की जा रही है, और आपको स्त्रियों को एक कहते हैं ना कि बनाकर खड़ा कर दिया गया है टैटू की तरह, कि बस आपको सच संवर कर रहना है और आपको बोलना नहीं है। आप कहाँ जा रही हैं? आपसे उम्मीद क्या की जा रही है कि आप सीता और सावित्री वाली पोजीशन में आ जाए, जो मिथक है। मैं इसको पूर्ण रूप से मिथक मानती हूँ, लेकिन आज भी हमारा समाज उसको क्या कहता है कि हमें सीता और सावित्री वाला पोजीशन चाहिए। तो आप जब वहां आकर अपनी आवाज रख रहे हैं, उनमें मुझे नेहा राठौर की वो बात बड़ी अच्छी लगी जब वो राहुल गांधी से बात कर रही थी कि ये तो 5 साल से हमें बोल रहे हैं सुधरने के लिए, लेकिन मैं नहीं सुधरी। वो भी कह रहे हैं, राहुल गांधी जी भी कह रहे हैं, वो भी बिगड़ी, और राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि भाई वो तो मेरे पीछे भी पड़े हैं, मैं भी बिगड़ा हुआ हूं, नहीं सुधरा। और हम भी कह रहे हैं कि हम सदियों से दबाए गए हैं, हम भी बिगड़े हैं और हम नहीं सुधरेंगे। हम अपनी आवाज उठाएंगे, जो गलत है हम गलत को गलत कहेंगे, और जो पितृसत्ता है जिसका सबसे बड़ा ढोलक जो पीट रहे हैं वो बीजेपी वाले ही पीट रहे हैं, और महिलाएं इसमें बढ़ चढ़कर, जो सबसे बड़ी दुख की बात है मुझे लगता है कि वो महिलाएं ही बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं, जिसका पुरुष सत्ता शोषण करता रहा है। देखिए फिर जड़ पे और- आना रुका और लौट के। वो क्यों नहीं इसका जो है विरोध करती हैं? वो क्यों नहीं समझ रही हैं कि जहां से उनको बाबा साहब निकाल कर ले आए, अगर बाबा साहब ने संविधान में वो अधिकार उनको नहीं दिया हिंदू होता, कोड बिल, हिंदू बिल कोड के तहत, उस समय भी उनका विरोध हुआ था। लेकिन आप ऐसा नेता नहीं पाएंगे कि जहां पर वो कानून मंत्री थे और जब उनका ये बिल पास नहीं हुआ तो उन्होंने उस पद को ही छोड़ दिया और ये कहा कि जिस देश में हम अपनी महिलाओं को नहीं दे सकते हैं उनकी स्वतंत्रता और उनका वो, हमें उस सीट पर बने रहने का कोई डॉक्टर औचित्य नीलम, नहीं दो है। शब्दों में ये भी बताइए हमारे उन दर्शकों को जो नहीं जानते, शायद हर तरह के लोग ये कार्यक्रम देखते हैं, कि पितृसत्ता क्या होती है, कैसे समझें वो कि ये कोई चीज पितृसत्तात्मक है? देखिए, पितृसत्ता वही है कि जो वो चाहते हैं हम वही बोले, जो वो चाहते हैं हम वही करें, जो वो चाहते हैं वही हम सुने, और जो वो चाहते हैं वही उसको हम आत्मसात करें। पुरुष और बार बार जो एक एलिगेशन लगा दिया जाता है कि महिला ही महिला की दुश्मन है, ये कहकर उन सारी चीजों को खारिज कर दिया जाता है कि भाई पुरुष जो है वो आपके दुश्मन नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि महिला के अंदर जो पुरुषवादी जो सोच आई है वो भी पितृसत्ता के कारण आई है, और उनको जन्म से वो चीज मिला है, उसको उन्होंने देखा है, उसको उन्होंने सहा है, वो बचपन से उसको उन्होंने, समाज ने, परिवार ने आपको अडॉप्ट करवाया है। तो वो सोच कहीं ना कहीं आज भी आप ये देखिए कि औरतें ही विधवा होने से क्यों डरती हैं, पुरुष क्यों नहीं डरता कभी है? नहीं सुना कि हमारी पत्नी मर गई तो क्या मर गई होगा? तो क्या होगा, मैं विधुर हो गया। या कभी नहीं मैं सुना। कभी आपने नहीं सुना नहीं। होगा, या वो हाँ। किसी शादी में जा रहे हैं हाँ। या किसी सगुन के काम कोई में कह जा रहा होगा रहे बड़ा हैं बेचारा कि है, नहीं, हाँ। बेचारा के साथ साथ कि आप सगुन है, अच्छा, इसका चेहरा मत देखिए। लेकिन महिलाओं को तो आज भी कह देते हैं, ऐसा अभी भी अभी भी होता है, अभी भी होता है। गाँव देहातों में तो होता ही है। अगर मान लेते कोई विधवा अगर पहुंच जाए किसी शादी में तो उसके साथ क्या सुलूक होगा? उसके साथ ये होता है कि आप पीछे हट जाइए थोड़ा, ये जो है सुहागनों का मनहूस वो है। मनहूस पांच हो गया। सुहागने बैठ पांच करके ये सुहागने प्रोग्राम बैठेंगे। करेंगी, 5 सुहागने। उनको आज भी नहीं बैठने आज दिया भी जाता। और आपको अरफा जी सुनकर बहुत आश्चर्य होगा कि इस आधुनिक समाज में, इस दिल्ली जैसे शहर में आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। आपको ऐसा लगेगा कि हम, जैसे हम और आप 4 लोग बैठे हुए हैं और हमें लग रहा है कि यही हमारी दुनिया है और हम स्वतंत्र हो चुके हैं। कितनी अच्छी दुनिया और है। कितनी अच्छी दुनिया है, आरफा जी पूछ रही अभी हैं, भी मैडम अच्छी जवाब नहीं दे है। रही हैं, और अनीता जी बोल रही हैं, नीलम जी बोल रही हैं, ये तो बोल रही हैं, तो पितृसत्ता कहाँ हुआ?
ये तो पितृसत्ता है ही नहीं, क्योंकि ये तो बोल रही है लेकिन कितनी बड़ी बड़ी आवाजें हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि जहां नीलम बोल रही है हो सकता है उसके घर में पीछे जो है पति उसका गाली दे रहा होगा कि कहाँ आरफा जी ने बुलाया और नीलम पहुंच गई और अनीता जी पहुंच गई और खाना नहीं बनाया, और 10 कॉल आपके आ चुके होंगे, मेरे फोन पर 10 कॉल आ चुके हैं, 10 कॉल आ चुके होंगे कि खाना बनना है कि नहीं बनना है। तो वो खाना बनने की जो जिम्मेदारी यानी पुरुष ने आपको रसोई घर और बिस्तर, वो मुझे बार बार उनकी कविता उनकी निर्मला पुतुल की याद आती है कि वो क्या समझते हैं स्त्री को, स्त्री बिस्तर और रसोई घर से परे वो क्या जानते हैं स्त्री के बारे में। तो आज भी हमारी जो स्थिति बनी हुई है, हमें जो देखा जाता है, चाहे वो दलित स्त्रियां क्यों ना हो, क्योंकि बड़ी बड़े समारोहों में आपने सेमिनारों में ये सुना होगा कि हमारे भी जो पुरुष हैं वो कहते हैं कि नहीं हमारे यहाँ हमने स्त्रियों को आजादी दे रखी है, ये तो शुरू से खेती में काम हाथ बटाती थी। तो आजादी दे रखी है का मतलब क्या होता है? और ये और आप ये देखिए कि वो खेतों में काम करती हैं, वो मजदूरी करती हैं, उनके पास अर्थ आता है, पर वो अर्थ आने के बाद वो जाता कहाँ है? वो स्त्री काम करके खेतों से आती है, अपने पति को भी खुश करती है वो, और अपने बच्चों को भी देखती है, खाना बनाती है, लेकिन वही पति रसोई घर में नहीं जाता है, वो हुक्का गुड़गुड़ाएगा, वो बैठा रहेगा, वो फलाने की माँ और फलाने की बीवी कह के उसको आवाज देगा, लेकिन खेत से आने के बाद जो काम करने का जो दायित्व है वो उसी महिला के पास है। और हाँ, और अगर पति ने एक कप चाय क्या बना दी, आपकी पूरी सोसाइटी में इतना शोर हो जाएगा कि हाय बेचारा, उसका हस्बैंड तो उसको चाय देता है, लेकिन अगर अरफा जी चाय दे रही हैं तो उनको ये नहीं कहा जाएगा हाय बेचारी जो है वो चाय दे रही है, अपने पति को भी बिस्तर पर चाय दे रही है, वो तो उसकी ड्यूटी है। लेकिन मैं एक राउंड आप तीनों से सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने आप तीनों को इसलिए भी बुलाया है कि जब हम महिलाओं की बात करते हैं, आपकी बात मुझे बड़ी पसंद आई। मुझे एक बात कहनी जी जरूर आप दीजिएगा जवाब। मैं एक सवाल मैं ले लेती हूँ कि आपने कहा कि महिलाओं की बात हो रही है जैसे कि कोई आम महिला की बात है। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। महिलाओं के एक मुद्दे ज़रूर हैं, लेकिन महिलाओं के अंदर ही जो अलग अलग सेगमेंट्स हैं, जैसे दलित महिलाओं के क्या मुद्दे हैं, मुस्लिम महिलाओं के क्या मुद्दे हैं, गांव में रहने वाली महिलाओं के क्या मुद्दे हैं, शहरी महिलाओं के क्या मुद्दे हैं। आपने खेतों में काम करने वाली महिला का जिक्र किया, हम दफ्तर में काम करने वाली महिला का भी जिक्र करते हैं। आप तीनों यहाँ बैठी हुई हैं, लोग कहेंगे भाई आप तो सशक्तिकरण की प्रतिमूर्ति हैं, प्रोफेसर्स हैं, प्रिंसिपल रह चुकी हैं, ये भी प्रोफेसर हैं, एक्टिविस्ट भी हैं, लिखती भी हैं, तो नाइंसाफ़ी कहाँ है? मैं आप तीनों से आपकी कहानियाँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो आपकी पर्सनल कहानियाँ ये पूछना चाहूँगी कि आप किन घरों से निकली हैं, किन हालात से लड़ के यहाँ पहुँची हैं, आपने पितृसत्ता से कितनी लड़ाई की, आपने जातिवाद से कितनी लड़ाई की? आपसे शुरू करती हूँ। हाँ, पहले मैं नहीं जवाब नहीं देना, मुझे उसमें बस जोड़ना था, मुझे उसमें जोड़ना था, और जोड़ना ये था कि यदि हमारे देश की प्रथम नागरिक द्रौपदी मुर्मू बीजेपी के सुर में सुर ना मिला करके अपना डिसीजन लेना जाए तो आज निकाल दी जाए। ये हर एक स्त्री की, चाहे वो मैं हूँ, आपने कितनी IAS महिलाओं का सुना होगा, कितनी वकील महिलाओं का सुना होगा, आधी रात को पेटीकोट में बाहर निकाल दी गई हैं। तो बिल्कुल ये पितृसत्ता है कि आप पढ़ लिख रही, मतलब मुझे तो कई बार लगता है कि वो जो हायर एजुकेशन या इंग्लिश मीडियम का भी एजुकेशन दिया जाता है वो इसलिए कि उस समाज में, जिस समाज में पुरुष जा रहा है उसमें उसकी वाहवाही होनी चाहिए, उसको वो सुटेबल होना चाहिए, उसके बच्चों को वो अंग्रेजी बता सके, सिखा सके। पर अपने लिए एक कविता है बहुत खूबसूरत सी मराठी की, मैं वो ये बताना चाहती हूँ कि एक बच्ची है, उसको तैयार किया जाता है, सारी बच्चियों को, दुनिया की बच्चियों को, केवल भारत की, दुनिया की बच्चियों को उसकी शादी के लिए तैयार किया जाता है। करियर उसका शादी है। शादी मतलब वो कोई स्वतंत्र आइडेंटिटी है न, उसका करियर शादी, अच्छी बहू बन सके, अच्छी बीवी बन सके। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ी हूँ और वहाँ एक बहुत ही चलता फिरता जोक है। आप सोचिए, मजाक चुटकुला बताती हूँ आपको, गुणवत्ता देखिए हमारे जोक्स की। वहाँ कहा जाता है कि भाई अलीगढ़ में लड़कियों को लोग इसलिए पढ़ने के लिए भेजते हैं, कम से कम कुछ परिवार, ताकि बच्चों के ट्यूटर के लिए पैसे ना देने पड़े। मैं यही बोलने वाली थी। तो पढ़ी लिखी लड़कियाँ ट्यूटर का काम करती हैं। जी हाँ, तो अपनी कहानी बताइए आप मुझे। हाँ नहीं, पर मुझे लग रहा है वो कविता यहाँ बताया, जी जरूर, कहना बहुत जरूरी है।
उसमें वो कहती है कि मुझे जैसे भी रहने का शौक था, तो मेरी माँ ने मुझसे कहा, जिस माँ की ये बात कर रही है, यदि माँ ऐसा नहीं कहेगी घर से हकाल दी जाएगी। उसकी माँ कहती है कि अपने घर जाओगी तब करना, अपने घर जाओगी तब करना, चाहे बाल कटवाना हो, चाहे जींस पहनना हो, चाहे पढ़ना हो। कल जो राहुल गांधी जी के साथ लड़कियां थी, वो हर तबके की लड़कियां थी वहां पर। कोई भी मतलब नेहा राठौर के अलावे कोई जाना पहचाना चेहरा नहीं था। कोई आदिवासी थी, कोई दलित थी, कोई मुस्लिम थी, सब अपनी अपनी बात अपने तरीके से कह रही थी। और मुझे ये बात भी बहुत अच्छी लगी कि राहुल गांधी ने उनको कहने का पूरा अवसर दिया, बीच में भांजी नहीं मारी। तो वो लड़की जो है उसको तैयार करती है माँ कि तू जो भी करेगी बेटा अपने घर जाकर के करना। लड़की सपने देखती है शादी के कि मेरी स्वतंत्रता, मेरा सोच सब शायद वहां पूरा होगा। और जब शादी होकर के जाती है, उसको लगता है कि घर के पर्दे बहुत अच्छे नहीं है, वो पर्दे बदल लेती है और सोचती है शाम को पति आए तो बहुत खुश होगा। शाम को पति आता है और उससे पूछता है कि तुमने पर्दे किससे पूछ करके बदल लिए, तो क्या तुम्हारे घर में तुमको यही सिखाया गया है? तो वो अपने से सोचती है कि जीवन भर लगी रही घर घर, क्या कोई देगा मुझे मेरे हक का घर, है ना। तो ये कविता है किस तरह से स्त्री के पास, या महादेवी वर्मा, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना है परिचय, इतना इतिहास है ही उमड़ी कलती मिट आज चली। किसी के पास भी उस स्त्री की आवाज को रहस्यवाद में कैद कर दिया जाए और बाकी उसकी जो आइडेंटिटी है, उसकी जो सच्ची की चिंता है, उसको दूर कर दिया जाता है। ये मुझे लग रहा था कि कहना जरूरी है। अब दूसरी बात, निश्चित तौर पर हम सारे के सारे बहुत ही मतलब ये आसान था सफर आपके लिए प्रोफेसर? बिल्कुल भी नहीं। हाँ। आज भी नहीं, केवल पहले ही नहीं, आज भी मुझे हर बार अपने बौद्धिक होने का प्रमाण देते रहना पड़ता है। वो मुझ पर कभी भी आरोप कोई भी लगा सकता है कि ये दलित है, स्त्री है। मेरी इसके अलावे एक स्वतंत्र प्रोफेसर की आइडेंटिटी कोई मानने को तैयार नहीं है। मुझे इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो जहाँ से शुरू हुआ था, जैसे अब हमारे कुछ साथी कहते हैं कि मेरे दादा इतने पढ़े लिखे थे, मेरी नानी इतनी पढ़ी लिखी थी, वो हमको ऐसे किताब पढ़ाती थी। मेरे दादा तो अनपढ़ थे। उनको हमने जब कहा कि चांद पर आदमी पहुंच गया है, तो वो बहुत जोर से हंस पड़े, अट्टहास, क्योंकि भगवान पे कोई कैसे पहुंच सकता है। अब आप देखिए कि एक दलित परिवार का बच्चा और एक सो कॉल्ड पढ़े हुए परिवार का बच्चा, उसके पास किस तरह की परंपरा मिल रही है और उसको किस तरह की वैज्ञानिक सोच। हमारे पास कोई वैज्ञानिक सोच नहीं है जो हमको पीछे से मिलती आ रही हो। हमारे पास ये परंपराएं हैं। जब हमने उनको किताब दिखाई, ये किताब है, बच्चा हर्ट हो गया। उसने किताब दिखाया कि ये किताब है, देखिए इसमें ये चांद पर एडविन ऑल्ड्रिन और ये उतरे हुए लोग हैं। तो कहते हैं कुछ भी तुम लोग बना करके ले आते हो, ये थोड़ी होता है, वो तो भगवान है। तो किस तरह से ब्राह्मणवाद बुरी तरह से कैप्चर्ड है। और वहां से मुझे बहुत अच्छे से याद आ रही है ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी 25 चौका 150। उसमें जमींदार जो है पिता को समझाता है कि ब्याज देना है तो 25 चौके 150 होता है। बच्चा स्कूल जाता है और पढ़ता है कि 25 चौके 100 होता है। पिता इधर मारता है कि तू स्कूल जाकर के भी गलत पढ़ के आ रहा है, मास्टर इधर मारता है कि तुम घर में जाकर के गलत पढ़ के आ रहे हो। बच्चा किसकी सुने? तो वो इसकी भी सुनता है, वो उसकी भी सुनता है। उसके पास उस तरह की, उसके पास उस तरह की बात करता है। अब आप उस छोटे से बच्चे के मानसिक संघर्ष को देखिए। बिल्कुल। या फिर जिस दादा का आपने जिक्र किया, ऐसे भी घराने रहे होंगे जहाँ पर दादा उच्च जाति के लोगों के साथ नीचे जमीन पर बैठता है उनके सामने, अभी भी उसका मान सम्मान क्या होगा? उस बच्चे का अपना गुमान क्या होगा जो अपने दादा को या अपने नाना को जमीन पर बैठे देखता? बिल्कुल ऐसा ही है। अभी भी लोग कहते हैं कि हमारे सामने कोई नीची जाति का व्यक्ति खटिया पर बैठे, मिर्चपुर क्यों हो रहा है, गोहाना क्यों हो रहा है, खैर लांजी क्यों हो रहा है। अरे चलो, इनके पास तो ठीक है कि थोड़ी जमीन थी, थोड़ा मकान था, मूछ रखने पर हत्या हो रही है। प्रोफेसर बनना चाहती थी तो घर में क्या बनना चाहती थी आप?
हाँ, मैं तो बनना चाहती थी। अब बाय द वे मेरे घर के मेरे दोनों ही पेरेंट जो हैं वो चाहते थे कि हम पढ़ाई लिखाई करें, और मेरी माँ तो बड़ी तेज थी, वो थोड़ी अम्बेडकरी मूवमेंट वाली थी, और वो हम लोगों को गाने सुनाया करती थी वामन दादा कर्डक के कि घर में मत रहो, स्कूल पढ़ने जाओ, स्कूल पढ़ने जाओ। उनके पास वो अवेयरनेस थी, और बहुत जल्दी वो गुजर गई, वो देख नहीं सकी कि उनके बच्चे कहाँ कहाँ पहुँचे। लेकिन हाँ, ये था वहाँ पर। हाँ, ये है कि हर एक जगह पर चूंकि हमारे पास कोई भी अवेयर्ड बैकग्राउंड नहीं था, इसलिए हर बार नए सिरे से हमको, मतलब एक नोट शीट भी लिखने के लिए मुझे क्लर्क के पास जाकर के सीखना होता था। हर एक बात, हर एक चीज, भाषा, मैं जिस भाषा में आज बात कर रही हूँ मेरे पास ये भाषा नहीं, खुद सीखा आपने सब कुछ। ये सारी चीजें हमको सीखनी पड़ी, अर्जित करनी पड़ी। और मतलब कि यदि हम ये भाषा नहीं बोलते तो हमारी, मैं मैनेजर पांडे नहीं हूँ कि मैं स बोलूं, श को स बोल दूं तो छूट है पंडित जी, वरना बोला जाएगा कच्ची जुबान है आपकी। ये अयोग्य है, अयोग्य है। अयोग्य है, अक्षम है, बिल्कुल रिजर्वेशन से आए हैं। रिजर्वेशन से आए हैं। अनीता जी, अब मैं आपसे ये सोचिए, आप महज इत्तेफाक ही है कि बहुत ही अजीब से दौर में आप लोगों से बातचीत कर रही हूँ। अभी कुछ ही घंटे पहले एक बयान वायरल हो रहा है, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जंतर मंतर पे फिर से एक जमावड़ा लगा है, उसमें एक बयान वायरल हो रहा है कि हमने तुम लोगों को 5000 साल तक पानी नहीं पीने दिया और अब हम आ गए हैं, हम भी नहीं पीने देंगे। आपकी क्या कहानी अनीता जी, क्या इस तरह के लोग आपको भी मिलते रहे इस पूरे सफ़र में? बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगी कि मेरे जो बाबा थे वो अपने 2 बच्चों के साथ गांव से पलायन कर गए थे। जामा मस्जिद में आए थे वो पहले, और हमारे बाबा के भाई को वहाँ के जो राजपूत थे उन्होंने उनको मतलब उनकी पूरी ज़मीन अपने लिखवा ली और मारपीट करके भगा दिया था। तो हमारे बाबा आए, हम सारे भाई बहन दिल्ली में पैदा हुए। मेरी बड़ी बहन और बड़े भाई जामा मस्जिद के, और मैं मतलब मेरे से बड़ी तक, और मैं सीलमपुर में पैदा हुई। वो सीलमपुर के स्कूल में मैंने 5th की। तो ये तो है कि जो हमारे जो जनरेशन है, जो हमारी 3rd जनरेशन, मैं 3rd जनरेशन हूँ। हमारे बाबा दिल्ली में आए और उन्होंने फिर यहाँ पे तमाम तरह के केले बेचे, घास का ठेका उठाया। फिर मेरे पिताजी जो थे यहाँ दरियागंज के एक क्रिश्चियन स्कूल है उसमें पढ़े 5वीं तक, लेकिन उसके बाद वो टेलर बने और जातिगत पेशा छोड़ दिया। वो जो हम लोगों का था कि जो कहते हैं कि चमड़ा खींचना या जूते बनाना, वैसे वो हमारा पेशा था नहीं, खेती बाड़ी था, लेकिन हम जिस जाति के उनका ये पेशा है। तो हमारे पिताजी ने कहा मैं ये थोड़ा पेशा नहीं करूँगा, और उन्होंने टेलर बने और उन्होंने बहुत दलित बच्चों को टेलरिंग सिखाई, उन्होंने इस पेशे से निकाला। तो जो मेरी मदर थी वो भी अपने गाँव में 5th क्लास थी। और जो आप बता रहे हैं ना कि जैसे जब वो गांव निकलती थी तो मेरी मेरी माँ बताती है कि मैं अपनी माँ के साथ निकलती थी, तो जो गांव की जिम्मेदारनी थी वो पैर निकाल करके बैठ जाती थी ताकि लोग उनके पैर छू के जाएं। तो मेरी माँ कभी पैर नहीं छूती थी। मेरी नानी कहती थी कि भाई छू लो, क्योंकि वो तो पुरानी, लेकिन मेरी मम्मी कहती थी कभी नहीं छूंगी। तो वो कहती थी जिम्मेदारनी तेरी मोड़ी बड़ी तेज है, मोड़ी वहाँ की भाषा है ये। तो ये जो विद्रोही, हाँ, ये जो विद्रोही नेचर है ये धीरे धीरे हमारे पेरेंट्स से हम में आया। और उस तरीके से पढ़ी लिखी थी? मेरी मेरी माँ भी 5th तक थी। अच्छा। लेकिन वो एक अलग ही, जैसे कहते हैं ना कि थोड़ी भी एजुकेशन इंसान को बहुत कुछ आगे ले जाती है। तो मैं अपनी माँ को जब याद करती हूँ तो मैं ये देखती हूँ कि वो अखबार पढ़ती थी और वो बहुत अच्छे स्वेटर बनाया करती थी, बहुत ही अच्छी, मतलब सुगढ़ महिला थी। लेकिन वो ये बात है, मैं 3rd में थी, बीमार पड़ गई, वो थोड़ी मेंटली अपसेट हो गई। और जब तक 2015 तक उनकी यही कंडीशन रही, मतलब जब तक डेथ थी। तो चुनौतियाँ जो है, अगर एक दलित परिवार में चुनौतियाँ होती हैं, पहले तो यही होता है कि घर के बच्चों को पढ़ाना ही सबसे बड़ी चुनौती है कि कैसे पढ़ें, क्योंकि ये समाज ऐसा रहा, यहाँ एजुकेशन थी ही नहीं कभी, और एजुकेशन के लिए तड़प थी। मतलब तड़प ये, क्योंकि सारे बच्चे जो उच्च जाति के बच्चे हैं सब स्कूलों में जा रहे हैं, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा रहे हैं, और चाह करके भी उनके माँ बाप स्कूल नहीं भेज पा रहे, क्योंकि गांव का जो सिस्टम था उसमें दक्षिण टोला था एक, कि दलितों को बस्ती अलग होगी
और गांव से और बाहर। गांव से बाहर होगी और उनके लिए खाने को नहीं होगा, वो दूसरों पे डिपेंड होंगे, उनका मैला साफ करेंगे, उनके गांव घर साफ करेंगे, उनके लिए लकड़ी काटेंगे, उनके खेतों में खेतिहर मजदूर होंगे और उनके बच्चे बंधुआ मजदूर होंगे। तो ये पढ़ाई का तो कोई कल्चर ही नहीं था, वो चाह करके भी नहीं। अगर आप जानना चाहते हैं तो बहुत सारी आत्मकथाओं में, दलित आत्मकथाओं में यही सब दर्द आया। तो वही था कि मेरी माँ और मेरे पिता के आंखों में सपना था कि हमारे बच्चे पढ़ें चाहे भूखे रहें। तो उन्होंने बड़ी मेहनत की, रात दिन मेहनत की, और हम लोगों को, मैं अपने घर में पहली, मतलब जैसे मेरा ब्रदर इंजीनियर बना, मेरी एक सिस्टर, एक सिस्टर लेक्चरर बनी, मैं पहली प्रिंसिपल अपने परिवार की। तो इस तरीके से हम लोग की यात्रा रही। और जो हमारे और ऐसा नहीं कि ये रास्ता आसान था। जब छोटी थी तो हम लोगों को, क्योंकि हमारा परिवार तो बहुत ही पुअर फैमिली रही है और 7 भाई बहन थे हम लोग, तो बहुत मुश्किल से जो है यूनिफॉर्म, एक बार तो मुझे याद है मैं 7 दिन नंगे पैर गई हूँ, क्योंकि टीचर ने वो भी टूटी हुई चप्पल भी छीन के रख ली थी। तो उससे मुझे ये सबक मिला कि जब मैं प्रिंसिपल बनी और टीचर बनी तो मैंने बच्चों को बहुत संवेदनशीलता से देखा। नहीं है, कोई बात नहीं, हम दे देंगे, लेकिन तुम्हें ये नहीं होगा कि स्कूल में नंगे पैर आओगे, स्कूल छोड़ना पड़ेगा। उस वजह से तो यही है कि फिर आगे जब जब पढ़ाई लिखाई हुई तो इंटरकास्ट मैरिज मैंने की, उसमें बड़े पंगे हुए, बहुत झगड़ा फसाद हुआ, और उसमें मतलब मेरे ससुराल वालों ने और बहुत ज़्यादा कि हम शादी होने ही नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए, ये सब है। उसके बाद भी शादी हुई, और मैं तो दलित एक्टिविस्ट थी, मेरे हस्बैंड पीस एक्टिविस्ट थे। वो टाटा इंस्टीट्यूट से पढ़े थे और उनके अंदर ये कास्ट की उनको नहीं पता था कास्ट। बाद में जब मेरे बारे में अपने परिवार को बताने लगे तो उनको झटका लगा कि जब उन लोगों ने कहा हम नहीं करेंगे इस कास्ट की लड़की से शादी, तो उनको कास्ट की समझ आनी शुरू हुई कि ये क्या है। क्योंकि उनकी मदर भी टीचर थी, फादर इंजीनियर थे, तो बच्चों को कभी बताया नहीं होगा कास्ट का। लेकिन जब शादी की, कोई चीज हाँ, जब शादी की बात आई तो कास्ट आ गई कि ये कास्ट की लड़की। उससे पहले कास्ट नहीं, उससे पहले उनको नहीं। तो जब शादी की बात आती तो कास्ट आ गई। और उसके बाद बहुत तरह की चीज़ें हुई, और हम लोगों ने एक मतलब ये देखा कि मेरे जो हस्बैंड है वो एक्टिविस्ट हैं, और वो सच में जो जैसे हम कहते हैं ना कि एक फेमिनिज्म को मानना, औरतों के राइट को मानना और उनके साथ सहयोग करना। तो मैं अपनी जॉब में अपने बच्चों के साथ तमाम मुश्किलें सहती हुई, क्योंकि एक अच्छा सपोर्ट मिला मुझे। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल आई, नौकरी में भी मुश्किलें आई, नौकरी में भी कास्ट का इतना चक्कर है यहाँ तो कि क्या बताएं। हाँ, रिजर्वेशन पे ना होता तो फिर पता नहीं क्या रिजर्वेशन होता। में तो आप चले जाते, लेकिन आपको ताने तो रोज मिलते हैं ना। जैसे कि अब जब मैं पीजीटी बनी, लेक्चरर जब मेरा डायरेक्ट हुआ, तो मुझे बहुत मेरे टीचर कहते थे तुम तो जल्दी से प्रिंसिपल बन जाओगी, तुम तो जल्दी से प्रिंसिपल बन जाओगी, अरे तुम्हारा क्या है। तो उनको बोलो कि मेरा 21 साल में नंबर आया, जबकि जनरल लोगों का मुझसे पहले आ गया। तो ये रिजर्वेशन का लोगों को लगता है कि बड़ा फायदा, हाँ, बड़ा फायदा। तो लेकिन अनीता जी, जब आप इंटरकास्ट मैरिज कर रही थी तो मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि क्या जो तथाकथित निचली जातियां हैं उनको भी ऑब्जेक्शन होता है कि हम बड़ी जाति हाँ? नहीं करेंगे? नहीं, उनको देखिए, मेरे परिवार वालों को तो नहीं था, और वो इतने टेढ़े तो नहीं होते हैं कि वो विरोध करें। वो मैं सच बताऊं, जो दलित समाज के लोग हैं वो बहुत सिंपल हैं, भावुक हैं, इमोशनल हैं, संवेदनशील लोग हैं। उनके परिवार में अगर कोई बहुत प्यार से घुलेगा मिलेगा वो उसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन इसके विपरीत है, अपर कास्ट बिल्कुल इसके विपरीत है। वो उतने हार्ड होंगे, उतने ही लोगों को एक्सेप्ट करने वाले नहीं होंगे, अपनी चीज़ उन पे थोपने वाले होंगे कि उनके अपने संस्कार उन पे थोपो, अपने मूल्य उन पे थोपो, या उनके अकॉर्डिंग नहीं चलो तो उनको इसी मुझे तरह की। पूरी उम्मीद है कि आपके फैमिली और आपके परिवार वाले बहुत गौरवान्वित महसूस करते होंगे आपको देखकर। आप कहाँ से आई और यहाँ तक पहुँची? मुझे कुमुद पावड़े जो कि एक बहुत बड़ी राइटर है नागपुर की और बहुत बड़ी एक्टिविस्ट है, मैं अभी उनकी आत्मकथा पढ़ रही थी, तो वो दलित है और उनके पति जो थे वो पावड़े साहब, वो अपर कास्ट से पटेल। तो वो ये कहते हैं कि जब मेरा पहला बच्चा पैदा हुआ, तो पहला बच्चा पैदा होने का मतलब ये है कि उनके यहाँ एक रिवाज है कि बाजे गाजे के साथ इन्फॉर्म करते हैं कि अब बेटा हुआ है। तो उनके पति को ये कसक थी, क्योंकि इंटरकास्ट मैरिज की थी, तो उन्होंने घर में खाने को भी नहीं था, उन्होंने किसी को भेजा। तो कुमुद पावड़े बोलते हैं कि उनके ससुर ने बोला कि एक महारानी के बच्चे को मैं थोड़ी अपनाऊंगा। मतलब वो उस वक्त ये भूल गए कि उनके बेटे का बेटा है वो।
लेकिन वो कह रही है कि महारिन के बच्चे को मैं नहीं अपनाऊंगा। यानी बहू महारिन है। हाँ, बहू महारिन है तो बच्चा भी सोनिया महारिन हो गांधी के गया, साथ है ना। जो हो रहा तो है। महारिन का बच्चा, वो कह रही है कि जाति एक ऐसी चीज है कि आप अपने बेटे को भी भूल गए। मतलब आपको बहू इतनी इम्पोर्टेंट, बहू का बच्चा है वो। तो ये होता है जब इंटरकास्ट मैरिज करते हैं तो आपके साथ दिक्कतें आती हैं। और मेरी इंटरकास्ट मैरिज तो करने के बाद मेरे परिवार में जो आई वो तो अलग बात थी, लेकिन जब मैंने दलित महिलाओं के फेवर में लिखना शुरू किया तो मेरे ही अपने दलित समाज के पुरुषों ने मुझ पर बहुत आरोप लगाए। तो यानी इस इतने मल्टीपल लेयर्स हैं इसमें, इतने स्तरों पर बहस होनी चाहिए। जाति पर करें, फिर इकोनॉमिक क्लास आ जाएगी, फिर जो है जेंडर आ जाएगा। नीलम जी, आप बताइए आपकी क्या कहानी है? मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ कि ये सुनूं कि आपकी क्या कहानी है। आप देखने में इतनी सुंदर साड़ी पहन के आई हैं, लगता है कि जैसे कुछ बहुत अच्छी सी जिंदगी जी है, ऐसा है क्या? बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं कि ऊपर से दिख रहा है कि ये तो बहुत अच्छे परिवार से आई हैं चेहरा चमक रहा है, और आपकी स्किन भी बहुत अच्छी लग रही है। बहुत चमक रही है, कोई संघर्ष नहीं किया होगा और बहुत तेज है ये, और पति के ऊपर कब्जा इसका रहा होगा। ये अक्सर सवाल मुझसे करीब मैं कह सकती हूँ 99.9% ये सवाल मेरे साथ किया जाता है कि आप तो दबंग महिला हैं, लेकिन उस दबंग महिला के पीछे की कहानी जो है बिल्कुल अलग है। मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, आजमगढ़ हमारा छोटा सा गांव है, और हमारे यहाँ ये पढ़ने लिखने वाला जो कल्चर, बोलने वाला कल्चर ये बिल्कुल नहीं रहा है। सिर्फ चूंकि हम लोग गरीब परिवार से रहे हैं, और जो मेरी माँ बताती थी, क्योंकि मैं छोटी थी तभी मेरी दादी की डेथ हो गई थी, और दादा को तो किसी ने देखा ही नहीं, बहुत पहले ना हमने नानी को देखा ना नाना को देखा, किसी को नहीं देखा। तो माँ जो बताती है पिता के बारे में मेरे कि बहुत बचपन में ही उनकी शादी हो गई थी, और जब वो छोटे छोटे थे 3-4 साल के रहे होंगे, खेलते थे, तभी मेरे मम्मी पापा की शादी हो गई थी। तो उसके बाद जब वो आई अपने ससुराल, और वहां की जब वो मेरी माँ बिल्कुल अनपढ़, अंगूठा छाप, और ईश्वर में बहुत ही भक्ति उनकी, और जैसा कि पूरा समाज उनको बताता है, और पति ही परमेश्वर है मेरी माँ वो वाली। और जब तक मेरे पिताजी जिंदा रहे, मेरी माँ के मांग का सिंदूर पूरा जो है वो भरा होता था, और बड़ी वो बिंदी लगाती थी, और पैरों में आलता जानते होंगे आप लोग, वो लगा कर रखती थी, बिछुआ और पायल और चूड़ियां, मतलब एक जो पूरा परिवेश होता है, लाल रंग की जो मेहंदी होती है, हाँ वो जो महावर महावर जो आलता महावर जो लगाते हैं, मतलब सुहागनों का की जो निशानी है, बस वो वहीं तक सीमित थी। पढ़ाई लिखाई क्या होता है उनको नहीं पता। लेकिन मेरे पिताजी को मेरी दादी बताती हैं, माँ की दादी का ये था कि मेरे पिताजी पढ़ें, और बड़े संघर्षों से उन्होंने पढ़ा है। वो चड्ढी पहन कर जाते थे और गमछा ले लेते थे, और उसमें कुछ चना और ये सब डाल लेते थे, और पैरों में चप्पल भी नहीं होती थी, तब वो स्कूल जाते थे किसी तरह से पढ़ने। और पढ़ने में उनकी जो दिलचस्पी थी, वो इतनी दिलचस्पी थी कि माँ बताती है कि पहले के जो पुरुष होते थे जब बाल कटाते थे, लेकिन पीछे एक लंबी सी थोड़ी सी चोटी लगा लेते, छोड़ देते थे, तो लंबा सा थोड़ा बाल होता था, तो वो खाट होती थी, खाट चारपाई जिसको हम बोलते हैं। तो चारपाई का जो बांध होता था वो निकला होता था, तो पिताजी अपनी चोटी जो है उस चारपाई से बांध लेते थे कि जब मैं पलटूंगा तो ये मेरी चोटी खींचेगी, और जब चोटी खींचेगी तब मैं उठ के बैठ जाऊंगा, तब मैं पढ़ूंगा। तो ना तो लालटेन होता था, ना तो कुछ होता था, सीसी होती थी, जिसमें आजकल दवाइयां और ये सब, ढिबरी हाँ कहते हैं। ढिबरी भी छोड़ दीजिए, वो गांव में खुद बनाते थे। हाँ, वही कि होता है। हाँ वो हाँ। करके और उसको छेद करके और उसमें कॉटन का कपड़ा डाल देते थे, और मिट्टी का तेल डालकर और उसको जलाकर वो ऐसे पढ़ते थे ये कहानियां। और माँ उस समय बताती हैं कि हम लोग दूसरे के खेत में जाके काम करते थे, और ये जो सुअर होती हैं उनकी लेड़ियां बीनते थे, और गोबर की लेड़ियां बीनते थे, उसको करके आते थे। तो ऐसे पूरा परिवार। और जो मेरे पिताजी के बड़े भाई थे वो असम चले गए थे, और असम में वो मजदूरी करते थे, पीठ पर जो वो लादना होता है सामान, वो तो हमारे यहाँ लड़कियों का पढ़ने लिखने का कोई परिवेश उस तरह से नहीं था। तो मम्मी बताती भी हैं कि जो दादी थी
उनको गांव के जो ब्राह्मण और ठाकुर होते थे वो कहते थे कि उनका नाम सुन उसकी अम्मा करके, माई, हमारे क्या माई बोला जाता है, कि क्या तेरा लड़का कलेक्टर बनेगा। तो ऐसे करके दादी को ताने वो दिया करते थे, जो मैंने माँ से थोड़ा बहुत सुना। तो पिताजी जब पढ़कर नौकरी करने आए तो हम सब बाकी बच्चे तो उनके गांव में पैदा हो गए, और उसके बाद इलाहाबाद हम लोग आए, वहां से पढ़ाई का जो दौर शुरू हुआ तो हम लोग का भी एडमिशन कराया गया। लेकिन हमारे यहाँ जो पढ़ाई का माहौल वो नहीं था कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, मैं इंजीनियर बन जाऊं, या मैं टीचर बन जाऊं। लड़की इतना पढ़ ले उसका ब्याह हो जाए बस। तो वो पिताजी पढ़े थे, लेकिन उनकी सोच वो डेवलप नहीं हुई कि हमारी लड़की पढ़कर आगे तो बढ़ेगी। मतलब आपने वो सपने भी साकार किए जो सपने देखे भी नहीं गए? कभी मैंने देखा ही नहीं था कि मैं कभी मतलब इतना पढ़ूंगी भी। मेरी बड़ी सिस्टर की शादी आप बिलीव नहीं करेंगी, 14 साल जब वो 8वीं कक्षा में थी तो मेरी सिस्टर की शादी हो गई थी। तो हमारे यहाँ ये कल्चर था कि लड़की की शादी, मेरी अपनी खुद की शादी जो है ग्रेजुएशन में हो गई थी। तो और मुझे नाम भी मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। मुझे किचन के काम में कभी दिलचस्पी नहीं रही। मेरी लड़ाई हो सकता है वो बोलते हैं ना स्पार्क शुरू से रहा हो, तो मेरा नाम ही रख दिया गया कि ये कामचोर है। और मुझे बहुत क्योंकि अच्छी लगी ये कामचोर सी और आज भी मेरा नाम कामचोर है, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये वही वाली बने। और कभी कभी भाई बोलते भी थे, देखो वो उस मतलब जो मेरी दोनों बहनें थी उनको स्वेटर बुनना आता था, उनको कढ़ाई करना आता था। मैं आपको सच बताऊं, मुझे स्वेटर बुनना और कढ़ाई करना, ये सिलाई बुनाई बिल्कुल नहीं आती है। बिल्कुल आखिरी बात की, अब जब पीछे मुड़ के देखती हैं इस पूरे सफर को तो क्या गर्व होता है या संतुष्टि होती है, क्या होता है? मुझे लगता है कभी कि काश मुझे भी पढ़ाई का माहौल मिला होता उस तरह से, या काश मुझे भी कोई समझा होता। अगर शायद जेएनयू नहीं होता, मैं पूरी क्रेडिट जो मैं देना चाहूंगी मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को और वहाँ के महानदी हॉस्टल को देना चाहूंगी। अगर महानदी हॉस्टल का जो एक लालच, इसको मैं लालच कहूंगी, अगर नहीं होता तो आज शायद जो नीलम आप यहाँ बैठी हुई है वो शायद 5-6 बच्चों की माँ बन चुकी होती। कितनी प्यारी बात आप तीनों ने कही है कि कहीं ना कहीं आपकी जो परवरिश है, मतलब पैदा माँ बाप ने किया, लेकिन जो परवरिश की वो पढ़ाई लिखाई ने की, यूनिवर्सिटीज ने की, कॉलेजेस ने की। मुझे तो लग रहा है कि 2 घंटे और आप लोग बोलती रहे और मैं सुनती रहूं, लेकिन बिल्कुल मेरे पास वक्त एकदम एक चीज समाप्त हो लेकिन चुका मैं है। जरूर बताऊंगी कि जब मैं पढ़ती थी तो मेरी फ्रेंड की माँ जो आती थी वो मेरे घर का पानी नहीं पीती थी। और आज भी मैडम भी जानती हैं कि मेरे अपने ही कॉलेज में जाति के नाम पर मुझे 2021 में थप्पड़ मारा गया था, गालियां दी गई थी, सिर्फ एक छोटी सी बात पे कि मैं चाहती थी कि मिनट्स पढ़कर मैं साइन करूं। तो लेकिन चूंकि समर क्लास के लोग, जो अपर कास्ट है, वो नहीं चाहेगा कि कोई दलित ये सोचे कि वो पढ़े और पढ़कर साइन करे, उसकी अपनी आवाज ना हो। इतनी मजाल आपकी। यही इतनी कहने की मजाल दलित के women जो है सॉफ्ट आज टारगेट भी। होती है, सॉफ्ट टारगेट हिंसा का और सबसे उनको ज्यादा। उनको सोचिए कि यूनिवर्सिटी ने भी छोड़ दिया, उनको कानून ने भी छोड़ दिया और उनको कोई सजा नहीं। यही काम अगर दलित कोई करता तो क्या हाल होता। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर ये बातचीत जैसे मेरे मन को छुई है। कभी कभी ऐसा होता है, काम तो मैं रोज़ करती हूँ, लेकिन कभी कभी किसी वीडियो से, किसी रिकॉर्डिंग से, कुछ लोगों से मिलके मन भर जाता है। आज ऐसा लगा कि अपने ही लोगों के दरमियान बैठी हूँ और मेरा मन सब भर गया सबकी कहानियाँ सुन के, और बहुत इंस्पायर्ड और अच्छा फील कर रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का यहाँ आने के लिए, चर्चा में भाग लेने के लिए। शुक्रिया। शुक्रिया।